हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने आपको अपने पहले वीडियोस में बताया है कि हम लोग फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लासेस चला रहे हैं। आपके यूपी पीसीएस की परीक्षा होने वाली है 12 अक्टूबर को, उसको ध्यान में रखते हुए। और फरवरी मंथ का हमने लगभग सारा आर्टिकल्स को कंप्लीट कर लिया है। और इस वीडियो में हम जो इकोनॉमी की थोड़ी बहुत आर्टिकल्स बचे हैं उनको कंप्लीट करेंगे। और यूथ पावर एकेडमी को जाकर आप यूट्यूब पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं या जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन की जा रही है वो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो इन्हें जरूर से देखिए और पढ़िए, और बाकी लोगों के साथ भी इसको शेयर करिए ताकि उन्हें भी उनके एग्जाम में हेल्प मिले। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ टेलीग्राम पे हमारा डेली पोल्स होते हैं, उन क्वेश्चंस को आप करिए, वो भी आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी उनसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी हम कर रहे थे और इकोनॉमी में हमने काफी आर्टिकल्स डन कर लिए थे। आज अगर हम बात करें तो जोगी घोपा इनलैंड वाटर वेज टर्मिनल, इसका इनॉग्रेशन हुआ है। और ये नया इनलैंड वाटर टर्मिनल है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे बन रहा है। और जोगी घोपा की बात करें तो ये असम में है। और यहीं पे इस नए वाटरवे टर्मिनल की जो है वो स्थापना की गई है। तो ये नाम पूछा जा सकता है, इसका लोकेशन पूछा जाता है, आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। ब्रह्मपुत्र रिवर भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये काफी क्रिटिकल वाटरवे है। और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट है उसको जो है ये काफी प्रभावित करेगा, उसको और बेहतर बनाएगा। इकोलॉजिकली भी ये एक फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है रोड और रेलवे के कंपैरिजन में। साथ ही साथ ये इससे जो है वो कॉस्ट में भी जो है वो कमी आएगी। और भारत की ये कोशिश है कि भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो कनेक्टिविटी है ईस्ट कंट्रीज के साथ उसको बढ़ाना चाह रहा है, स्पेशली जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, भूटान है, बांग्लादेश है, उनके साथ। तो उसको उस टारगेट को कंप्लीट करने में ये जो वाटरवे नया बना है ये हमारी हेल्प करेगा। फिर प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना, इसको लॉन्च किया गया है। और इस बार का जो 2025-26 का यूनियन बजट है उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसके तहत जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, स्पेशली ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि अंडर परफॉर्मेंस है, जहां पे प्रोडक्शन कम होता है। और इसके पहले भारत सरकार का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। और इसके तहत जो पिछड़े इलाके हैं, जो पिछड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके डेवलपमेंट में जो है वो काफी मदद मिली है। और उसी तर्ज पे जो है इसको इस योजना को लाया गया है ताकि जो भी जहाँ पे जो है वो कम कृषि उत्पाद होते हैं उन क्षेत्रों को भी बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सके। और इसके लिए जो है वो नाबार्ड की हेल्प लिया जाएगा। नाबार्ड का अगर हम देख ले तो कई बार पूछा गया है, ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, और इसका फोकस रूरल और एग्रीकल्चर क्रेडिट से में रहता है। फिर गवर्नमेंट का डाटा रिलीज किया गया, इसमें बताया गया कि भारत में अभी जनवरी 2025 तक जो ड्रोन्स थे, रजिस्टर्ड ड्रोन्स, उनका संख्या जो था वो था 29,501। और इसमें सबसे ज्यादा ड्रोन्स जो है वो न्यू दिल्ली में थे, उसके बाद तमिलनाडु, और फिर महाराष्ट्र। तो ये संख्या याद रखिएगा। फिर आगरा में नया पोटैटो सेंटर बनेगा, और इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है जिसका कि हेडक्वार्टर जो है वो पेरू में है, लीमा पेरू। और अब चूंकि उत्तर प्रदेश में ये बन रहा है तो ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए इस बार काफी इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है। और ये जो रिसर्च सेंटर बन रहा है इसका ये मुख्य उद्देश्य है कि आलू की जो है वो डिजीज फ्री जो वेराइटीज हैं उनको डेवलप किया जा सके। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि अब चूंकि ये आगरा में बन रहा है तो ये छोटा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। साथ ही साथ इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके अलावा IRRI सार्क, साउथ एशियन रीजनल सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट, ये वाराणसी में है। तो चूंकि दोनों ही इंस्टीट्यूट जो है वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है तो ये आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर एक प्रोजेक्ट है दाभोल ब्रेक वाटर प्रोजेक्ट, और ये जो प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र में बन रहा है।
और इसका कंप्लीशन का काम हो गया है, पूरा हो चुका है। और इसको जो है वो एक एनरॉन कंपनी है, ये एक यूनाइटेड स्टेट की एनर्जी कंपनी थी। तो इनिशियल जो है फेज में इसने इस पे काम करना शुरू किया, फिर बीच में इसमें काफी दिक्कतें आई थी और माना जा रहा है कि ये चालू हो जाएगा आने वाले कुछ महीनों में। और इससे जो भारत का एलएनजी इंपोर्ट कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी और साथ ही साथ एनर्जी मिक्स गोल जो है उसको भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये आप याद रखिए कि इसका लोकेशन का है, लोकेशन आपसे पूछा जा सकता है। फिर सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये जो है एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है जो भारत में जो कॉटन होता है उसको खरीदने से, उसके मार्केटिंग से लेके सारी चीजों का। तो इन्होंने बताया है, सेट किया है गोल कि इस साल ये 100 लाख बेल जो है वो कॉटन का खरीदेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि जो कॉटन का जो प्राइस है वो स्टेबलाइज रहे और जो किसान है उनको भी जो है वो पर्याप्त मात्रा में जो है वो पैसे जो है वो मिल सके। और अगर हम कॉटन की बात करें तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। महाराष्ट्र और गुजरात जो है भारत के टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं और इनके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी जो है वो एक अहम भूमिका निभाते हैं कॉटन के प्रोडक्शन में। फिर भारत की एक कंपनी है एलगी इक्विपमेंट्स, और ये जो है वो ग्लोबल सप्लायर है एयर कंप्रेशर्स का, और इनको जो है वो 6th जो है वो रैंक मिली है। ये भारत की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो अब जो इसको जो है वो रैंकिंग आया है तो ये नाम जो है वो पूछ सकता है। और इनका कहना है कि इनका उद्देश्य है कि विश्व के 3 जो है वो टॉप एयर कंप्रेशर सप्लायर में जो है ये शामिल हो जाए, और इनका टारगेट है 2035-36 का। स्टेबलाइजर की बात करें तो ये न्यू एयर कंप्रेशर टेक्नोलॉजी होती है और इसका जो उद्देश्य होता है कॉस्ट इफेक्टिव एयर स्टेबलाइजेशन को प्रोवाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर भारत सरकार की तरफ से जो ENAM प्लेटफॉर्म है इसका जो है वो अपग्रेडेशन किया गया है, ENAM 2.0 किया गया है। NAM का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कमोडिटीज होती हैं उनकी ऑनलाइन ट्रेडिंग में हेल्प करता है। और इसको लॉन्च किया गया था ताकि जो एग्रीकल्चर मार्केट है, जो किसान है उनको सुविधा हो, आसानी से वो अपने प्रोडक्ट जो है वो बेच सकें और प्राप्त कर सकें बेहतर दामों पर। तो नया जो है इसको शुरू किया गया है, इसका अपग्रेडेशन जो है वो सरकार के द्वारा किया गया है। फिर एक आर्टिकल में बताया गया है कि भारत का जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है इसको अचीव करने वाला है, और 20% तक इंडिया का टारगेट है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव कर लिया जाए। और इसके लिए हर साल 1100 करोड़ लीटर जो एथेनॉल है ये चाहिए होगा। और जो एथेनॉल है वो कई तरह के क्रॉप से मिलता है, जैसे कि शुगर है, मतलब गन्ने से, और मेज से, मक्के से, इसके अलावा जो है वो राइस से भी जो है वो मिला जाता है। और माना जा रहा है कि इससे जो किसान है उनकी आय बढ़ेगी, साथ ही साथ जो ऑयल हमको इंपोर्ट करना पड़ता है उसमें भी कमी आएगी, और इसका जो इम्पैक्ट है वो क्लाइमेट को बेहतर बनाने में भी होगा। मतलब कि क्लाइमेट में जो गैसेस रिलीज होती हैं, जो पॉल्यूटेंट्स रिड्यूस होते हैं फॉसिल फ्यूल के जलने से, उसमें कमी आएगी। तो ये भारत की एक स्ट्रेटेजी है एथेनॉल ब्लेंडिंग, ताकि जो फॉसिल फ्यूल है उनमें जो है वो हम डिपेंडेंस को कम कर सकें। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में। इसमें काफी समय से जो है वो बातें चल रही हैं। और ब्राजील की अगर हम बात करें तो काफी सक्सेसफुल तरीके से इन्होंने एथेनॉल ब्लेंडिंग की प्रक्रिया को अपनाया है। इसके बाद यूएस का स्थान है, और माना जाता है कि इसका जो है वो लंबे समय में असर जो है वो देखने को मिलता है। फिर 21वां लाइफ स्टॉक सेंसस कंडक्ट हो रहा है, और इसका उद्देश्य है कि जो भी भारत में लाइफ स्टॉक्स की पॉपुलेशन है उनका अपडेट वर्जन प्रोवाइड करना, कि मतलब कितने हमारे पास जानवर हैं, जीव हैं, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, ये सब जो है वो लाइफ स्टॉक के अंतर्गत आती हैं। और लाइफ स्टॉक सेंसस की अगर हम बात कर ले तो हर 5 वर्ष में होता है ये, और इसके तहत जितनी भी लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है उनका जो डाटा है उसको गैदर करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस बार का ये जो सेंसस है वो 21वां है, तो ये आप इसको जरूर से याद रखिएगा। फिर भारत
स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को बनाने के लिए अब ज़्यादा जो है वो कोशिश कर रहा है और इन्होंने एक नया 20,000 करोड़ का मिशन लॉन्च किया है ताकि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का जो है वो निर्माण हो और टारगेट किया गया है कि 5 जो है वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है वो 2033 तक जो है वो बन जाएं। और अगर हम इनकी बात करें तो ये छोटे कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं और जिनकी क्षमता होती है 300 मेगावाट और ये कम खर्चे में बनते हैं और आसानी से जो है इनको बनाया जा सकता है। तो ये काफी जो है वो इम्पोर्टेंट हैं और ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस, चाइना, रशिया, इन लोग ने एसएमआर के डेवलपमेंट में काफी इन्वेस्ट किया है और भारत भी अब फोकस कर रहा है कि हम अपना जो है वो भारत एसएमआर इन्होंने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत कि हमारे भी जो है वो नए एसएमआर जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूलर रिएक्टर्स वो बने। फिर सारस आजीविका मेला 2025 ये नोएडा में लगा है और यहाँ पे 200 जो प्रोडक्ट्स स्टॉल लगाए गए हैं और ये जो इनिशिएटिव है ये दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत आता है जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था और जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि जो रूरल महिलाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में जोड़ना और उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करना ताकि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो पहुंच सके और इससे उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हो और इसी के तहत जो है वो लखपति दीदी प्रोग्राम भी चलाया गया है और इसका फोकस है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप किया जाए और ताकि इनकी जो सालाना आय है वो बढ़ सके और इसके पहले जो सारस मेला हुआ था उसमें इसके से जो सेल्फ ग्रुप होते हैं इन्होंने महिलाओं को काफी जो है वो मदद की अपने जो टारगेट है उनको अचीव करने में और इससे बहुत सारी जो गांव की जो महिलाएं हैं उनको फायदा हुआ है तो ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर आईएनएस गुलदार से रिलेटेड एक न्यूज थी। इंडियन नेवी ने आईएनएस गुलदार की डीकमीशनिंग कर दी थी और इसको एमटीडीसी को दिया गया। एमटीडीसी मतलब महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और इसके तहत ये जो आईएनएस गुलदार है इसका एक इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा साथ ही साथ आर्टिफिशियल रीफ बनाया जाएगा और इससे माना जा रहा है कि जो मेरीन इको कंजर्वेशन है उसमें सहायता मिलेगी साथ ही साथ नए जॉब्स क्रिएट होंगी और टूरिज्म को भी जो है वो बढ़ावा मिलेगा। तो ये अपने आप तरह का एक नया जो है वो इनिशिएटिव है और आईएनएस गुलदार एक डीकमीशन लैंडिंग शिप टैंक है भारतीय नेवी का। तो ये आप याद रखिएगा कि कहाँ पे बन रहा है। फिर इंडिया में पायलट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस इसको लॉन्च किया गया और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है और इसका उद्देश्य है कि जो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया होती है जो है साथ ही साथ उसके रिन्यूएबल से जो रिलेटेड प्रोसेस है उसको जो है वो सिंपल किया जा सके आसान किया जा सके और जल्द से जल्द ये हो सके और इसके लिए ईजीसीए मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है और ये जो भी एविएशन से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं और जो इंफॉर्मेशन है उनको प्रोवाइड करने का ये काम करता है। तो ये भी आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर भारत और अर्जेंटीना इन लोग लिथियम के एक्सप्लोरेशन में जो अपना कॉपरेशन है उसको बढ़ाएंगे और इसके लिए इनके बीच में एमयू साइन हुआ है और अर्जेंटीना की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना जो है वो लिथियम ट्रायंगल का पार्ट है और इसमें बोलीविया और चिली भी इंक्लूड होते हैं और दुनिया का जो काफी तर लिथियम रिजर्व है वो इस एरिया में पाया जाता है और लिथियम बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट होता है जो भी हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनती हैं उनमें जो बैटरीज लगती है बाकी इसके अलावा जो और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है उनके में भी ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत ने इनके साथ जो है वो एमओयू साइन किया है कि हम जो है वो उनको बना सकें। लिथियम की अगर हम बात कर लें तो लिथियम एक सॉफ्ट सिल्वर व्हाइट कलर का एल्कली मेटल होता है। ये लाइटेस्ट मेटल है और ये सबसे कम डेंस होता है सॉलिड मेटल और इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। फ्रीली ये नेचर में नहीं पाया जाता है सिर्फ कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है और इसीलिए फिर इसको जो है वो
अलग तरीके से पूरा प्राप्त करना पड़ता है। और चूंकि आगे आने वाले टाइम में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो हमारे गैजेट्स वगैरह हैं उनका यूसेज भी बढ़ेगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपना जो डिपेंडेंसी उसको थोड़ा कम करना होगा और खुद से कोशिश करनी होगी कि इसमें भी हम आत्मनिर्भर बन सकें। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर पहला वर्टिकल बाई फेसियल सोलर प्लांट ये दिल्ली मेट्रो में लगा है। और बाई फेसियल सोलर प्लांट की अगर हम बात करें तो ये ऐसा सोलर प्लांट होता है जिसमें जो सोलर पैनल्स होते हैं दोनों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करते हैं, मतलब इनके दोनों साइड जो है वो फंक्शन करते हैं और इससे जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो ज्यादा होता है। ट्रेडिशनली जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं वो सिर्फ एक साइड से जो है उनमें से एनर्जी जनरेशन का काम होता है। तो अगर इस तरह से जो पैनल्स लगेंगे तो वो ज्यादा एफिशिएंट होंगे। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर मेटा कंपनी की तरफ से अनाउंस किया गया है कि ये अपना प्रोजेक्ट वाटर वर्थ बनाएंगे जो कि 50,000 किलोमीटर लंबा अंडर सी केबल प्रोजेक्ट है। और इससे जो डिजिटल कनेक्टिविटी है भारत और यूएस के बीच, साथ ही साथ जो अदर रीजन से इनसे जुड़े हुए उनमें जो है वो सहायता मिलेगी। तो प्रोजेक्ट वाटर वर्थ का आप नाम याद रखिएगा, ये किससे रिलेटेड है। और अंडर सी केबल की अगर हम बात करें तो पूरे जो समुद्र हैं उनके जो है बीच से जो है वो ऐसे तार जो है वो जाते हैं और जगह जगह लैंड वे स्टेशन बनाए जाते हैं। और ये जो पूरी टेलीकम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने सुना भी होगा अक्सर कि जो है वो ये सी केबल जो है वो जल गई या कट गई तो इसकी वजह से कभी कभी जो हमारे इंटरनेट कनेक्शन है उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये आप इस प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा। फिर ग्रेटर नोएडा में भारत भारत टेक्स 2025 इसको जो है इनॉग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह के द्वारा। और ये भारत का लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है। और इसमें जो है जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है उसको बेहतर बनाने के लिए जो है वो है। और इसमें तरह तरह के इवेंट होते हैं ताकि जो है उनको वर्ल्ड लेवल पे जो है वो जोड़ा जा सके। फिर एफएओ ने लॉन्च किया है क्लाइमेट रिजिलियंस प्रोजेक्ट सोमालिया में। और इसको नाम ये एक $95 मिलियन का प्रोजेक्ट है और इसको नाम दिया गया है उगबात। और माना जा रहा है कि इससे जो क्लाइमेट रेजिलियंस है वो बढ़ेगा वहां पे, क्योंकि जो सोमालिया है वहां पे जो जीडीपी है काफी कम है और भुखमरी भी है, ड्रॉट अक्सर आता है, फ्लड वहां पे आते हैं। तो और वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। तो इन सबको देखते हुए एफएओ की तरफ से ये प्रोजेक्ट जो है वो सोमालिया में लॉन्च किया गया है। फिर फिश प्रोडक्शन की बात करें तो भारत जो है वो दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है। और अगर हम पिछले 10 सालों की तुलना करें तो 2013-14 से लेके 2023-24 में जो फिश का प्रोडक्शन है लगभग डबल हो गया है। और इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसने एक अहम भूमिका निभाई है। और ये भारत सरकार की स्कीम है ताकि जो फिशरी सेक्टर है उसको भी ग्रोथ उसका हो सके। फिशरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसके लिए ब्लू इकोनॉमी टर्म जो है वो दिया जाता है। ब्लू इकोनॉमी इसलिए क्योंकि ये पानी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है। फिर दुबई में वर्ल्ड ऑफ कॉफी दुबई 2025 का आयोजन हुआ और उसमें भारत का जो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया है इसने अपने यहाँ की जो डाइवर्स वैरायटीज हैं उनको वहां पे प्रस्तुत किया। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में कॉफी अरेबिका और कॉफी रोबस्टा ये दो इम्पोर्टेंट वैरायटीज हैं। अरेबिका कॉफी की अगर हम बात कर लें तो ये अपने हाई क्वालिटी और फ्लेवर के लिए जानी जाती हैं। और जो रोबस्टा वैरायटी होती है ये काफी स्ट्रांग होती है, इनका बोल्ड फ्लेवर होता है और इनका जो कैफीन कंटेंट है वो काफी ज्यादा होता है। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के जो माउंटेन्स होते हैं वो काफी सिग्निफिकेंट होते हैं कॉफी प्रोडक्शन के लिए। और अगर हम कॉफी ग्रोइंग रीजन्स की बात कर लें तो केरला और कर्नाटका ये सबसे ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अराकू वैली है और ये भी एक नया इमर्जिंग हब बन रहा है कॉफी प्रोडक्शन में। साथ ही साथ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को भी कॉफी प्रोडक्शन के क्षेत्र में ले आया जाए और नागालैंड में जो है वो डिफरेंट तरह की जो कॉफी की वेराइटीज हैं उनको उगाने का कार्य किया जा रहा है। तो ये जो भी कॉफी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया की अगर हम बात कर लें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है।
और अरेबिका और रोबस्टा कॉफी के बारे में अक्सर एग्जामिनेशन में चीजें पूछी जाती हैं। फिर जम्मू कश्मीर में जो जिला पास ओपन हुआ फरवरी में, साथ ही साथ यहाँ पे जी मोर टनल ये भी शुरू हुआ है। जोजिला पास की अगर हम बात कर लें तो ये लद्दाख और कश्मीर को लिंक करता है। और फरवरी के महीने में दोनों ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में जो कोलैबोरेटिव एफर्ट हुए जिनके तहत इसको जो है वो खोला गया। इसका काफी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। और 1947 और 48 का जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें एक ये की लोकेशन है ये, उसने एक अहम भूमिका निभाई थी। ये जो पास है इसके थ्रू जो हमारी मिलिट्री है, साथ ही साथ जो सिविलियन है, उनका भी मेजर जो सप्लाईज है वो होती हैं लद्दाख, इनके थ्रू जो है वो भेजा जाता है। तो इनका लोकेशन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। जी मोर टनल की बात कर लें तो ये 6.5 किलोमीटर लंबा रोड टनल है और ये गगनजीर को जोड़ता है सोनमर्ग से जम्मू एंड कश्मीर में। फिर इंडिया के सोलर प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो अभी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 100 गीगावाट से जो ज्यादा की कैपेसिटी अचीव कर ली है भारत ने सोलर पावर प्रोडक्शन में। और जो भारत है उसका एम है कि 2030 तक जो हमारा रेन्यूएबल एनर्जी है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। और सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में नेशनल सोलर मिशन के तहत। और इसमें इंडिया को एक ग्लोबल लीडर के तौर पे बनाना हमारा एम है। और इसी के तहत काफी सारी और भी स्कीम्स को लॉन्च किया गया है, जैसे कि पीएम कुसुम योजना है, ये सोलर एग्रीकल्चर के लिए, साथ ही साथ रूफ टॉप सोलर इनिशिएटिव से ये जुड़ा हुआ है। भारत की अगर हम बात कर लें तो अभी फिलहाल ग्लोबली अगर देखा जाए तो टॉप 5 कंट्रीज में इंडिया की रैंकिंग आती है। और भारत का उद्देश्य है कि हम 500 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें 2030 तक। तो ये जो डाटा है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर फेम इनिशिएटिव से एक रिलेटेड एक आर्टिकल निकला था। फेम की अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च किया था 2025 में, जिसका अर्थ है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो मतलब भारत की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बने, क्योंकि इनसे जो पोल्यूशन है वो भी कम होता है। और साथ ही साथ जो हमारा फॉरेन जो फॉसिल फ्यूल है उसमें जो डिपेंडेंसी है वो कम होती है। तो इस स्कीम के तहत अब इसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया है, फेम 2। और इसके तहत जो है वो 16 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो है सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। पीएम ई ड्राइव स्कीम, इसके तहत सरकार की तरफ से बजट में 10,900 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और 2026 तक जो है वो ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस को बनाए जाने के प्रयास किया जाएगा। तो ये क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स ये क्या है, ये एग्जामिनेशन में आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। इस बार यूपीएससी के एग्जाम में भी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आए थे, तो उन क्वेश्चंस को आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उनसे घुमा के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर महाकुंभ का आयोजन हुआ फरवरी मंथ में उत्तर प्रदेश में, और वहां पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव